24 फरवरी से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में इस बार सियासी तापमान ज्यादा है। 24 फरवरी को पेश होने वाला बजट सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। सरकार का दावा है कि ये बजट अल्पकालिक घोषणाओं से आगे बढ़कर दीर्घकालिक विजन पर आधारित होगा। रोजगार, उद्योग, कृषि, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस के केंद्र में रहेंगे। युवाओं के लिए स्किल और स्टार्टअप, किसानों के लिए प्रोत्साहन और सिंचाई विस्तार, शहरी विकास। बजट पेश होने की संभावना 24 तारीख को बन रही है, ठीक है, और 23 तारीख को बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तीसरा बजट प्रस्तुत करेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 की ओर हर बजट एक एक कदम की तरह होगा, उसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के रूप में, क्योंकि ये 2047 की योजना लॉन्ग टर्म योजना है। इसमें एक एक कदम की ओर हम बढ़ते हुए एक बजट को प्रस्तुत करें। लेकिन विपक्ष सरकार के दावों पर भरोसा करने को तैयार नहीं। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ज्ञान और गति की बात हुई लेकिन जनता को राहत नहीं मिली। उन्होंने भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के आरोप दोहराए। विपक्ष का कहना है, अगर विजन 2047 की बात है तो पहले 2026 की जमीनी सच्चाई बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तीसरा बजट पेश होने वाला है। पहले बजट में उन्होंने खूब ज्ञान दिया, दूसरे बजट में उन्होंने गति दी और अब जो देखने मिलता है, ज्ञान और गति के बाद जो प्रदेश को मिला है वो केवल दुर्गति है। प्रदेश भर में भ्रष्टाचार 40% की कमीशन वाली सरकार बन गई है, उसमें गति मिली। तो कुल मिलाकर केवल और केवल प्रोपेगेंडा किया गया है। दरअसल ये बजट सरकार की आर्थिक नीति से ज्यादा राजनीतिक मैसेजिंग का मंच बन सकता है। सरकार विकास का नैरेटिव गढ़ना चाहती है, जबकि विपक्ष असंतोष का एजेंडा सेट करने में जुटा है। अब 24 फरवरी का इंतजार है। क्या ये बजट विकास की दिशा तय करेगा या फिर विधानसभा में सियासी टकराव का नया अध्याय खोलेगा? नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है पेश होने वाले छत्तीसगढ़ के बजट पर, जिसे कहा जा रहा है कि सपनों का 2047 का विजन इस बजट में होगा, लेकिन उसकी कसौटी इसी साल कसी जाएगी। कैसे रहने वाला है बजट और बजट को लेकर क्या तैयारी है सरकार की, वो भी जानेंगे। साथ ही विपक्ष के तेवर क्या कहते हैं और बजट सत्र में किस तरीके की तैयारी के साथ विपक्ष उतरेगा, इन सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का आर्थिक पक्ष समझाने के लिए, विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्रीय तपेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सारिक रईस खान जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि सरकार का ये तीसरा बजट होगा और इस बजट में कोशिश यही है कि एक मजबूत नींव के बाद ऊपर का ढांचा तैयार हो, ताकि 2047 के लिए जो एक सपना सोचा गया है वो बेहतर हो। इसमें छत्तीसगढ़ कहाँ पर योगदान देगा, छत्तीसगढ़ की भूमिका क्या रहेगी, ये सब बताएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता से ही ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं। वासु जी, काफ़ी सपने भरे बजट केंद्र के भी आए हैं, राज्य के भी आए हैं, लेकिन बार बार सवाल यही उठता है कि सपने दिखाने से काम नहीं चलेगा, वर्तमान में क्या होगा इसकी चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक विजन है, इसलिए लंबी दूरी की बात ज़्यादा आप लोग करते हैं, वर्तमान की बात को इस बजट में कहाँ पर हम देख पाएंगे? क्या बजट में वर्तमान की बात भी रहेगी? मोहन जी, सबसे पहले तो कांग्रेस और बीजेपी में यही सोच का अंतर है। आप भारतीय जनता पार्टी की सोच को देखेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाला भारत कैसा होगा 2047 में, हम उसकी बात कर रहे हैं।
तो 2047 में जब की बात करें तो मतलब ये नहीं कि अभी विकास नहीं हो रहे हैं, अभी भी उस तेज गति से काम हो रहे हैं। कांग्रेस समय जो सड़क बनती थी उससे तेज गति से आज सड़क बन रहे हैं। कांग्रेस समय कितने एम्स हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल में कितने एम्स हुए, ये छुपा नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें बताने को मोहन जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो देवेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि भाई ये तो दुर्गति है। दुर्गति तो आपने कर रखी थी पिछले 5 साल में, छत्तीसगढ़ का बेड़ा गर्क कर दिया। 45 लाख करोड़ का खर्च को 92 हजार करोड़ तक पहुंचा दिया। भाई कांग्रेस पार्टी ने क्या किया इस प्रदेश के लिए, और भ्रष्टाचार किया 1 लाख करोड़ से ज्यादा का। यानी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जेब में तो पैसे गए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। आपको मोहन जी और एक बात बता दूं, ये छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में जो महिलाओं को इन्होंने जो लाभ दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल में दे रही है। वो आपने देखा होगा, महतारी वंदन योजना के तहत महतारियों के खाते में पैसे जा रहे हैं, किसानों के खाते में पैसा जा रहा है 3100 रुपए, तेंदुपत्ता के संग्राहकों को 5500 रुपए प्रति मानक बोरे के से मिल रहा है। रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन टॉप के प्रदेशों में गिनती छत्तीसगढ़ की हो रही है। हम जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख का करने की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ दे रहे थे, रायपुर को और नया रायपुर और से कुम्हारी को जोड़ के नया शहर बसाने की बात चल रही है। तो कांग्रेस पार्टी को यह नहीं दिखेगा, और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण ये कहते हैं 2047। मैं तो समझ सकता हूं मोहन जी, कांग्रेस पार्टी तो तुरंत का सोचती है, अभी जो है बटोर लो, पता नहीं आगे आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस ध्येय से काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले पीढ़ी के लिए भी काम करना चाहती है कि कम से कम हमारे जब आने वाली पीढ़ी हमारा देश देखे, तो हम जो कहते थे सोने की चिड़िया भारत होगा, तो 2047 में हम सारा देश कहेगा कि भारत फिर से सोने की चिड़िया हो गया। ठीक है, चलिए, तो सोने की चिड़िया प्रदेश बने, इसके लिए प्रावधान करने की तैयारी है, और हर बजट में कुछ इसी तरीके की बातों के साथ बजट पेश किया जाता रहा है। तो कसौटी में उसे तोलने का काम करेंगे विपक्ष के नेता। तो पहले उन्हीं से ही कमेंट ले लेते हैं। सारिक रईस खान जी, क्या लग रहा है जब ये बातें हो रही हैं कि 47 की तक हम बेहतर कर पाएंगे, और अभी क्या हो रहा है वो भी सब, बजट को काफ़ी अच्छा लोक लुभावन बनाने की तैयारी है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मोहन जी, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकार, इनको सब्ज बाग दिखाने में जनता को, या आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने में बोलो, महारत हासिल हो चुकी है। डी.लिट बोलो, पीएचडी हो गई है इनकी। इनके पास बताने को तो कुछ रहता नहीं अपनी सरकारों की उपलब्धियां। तो 2047 की उपलब्धियां कि भाई लोगों को ये कि हमको 2047 तक और वोट दो तब हम आपका विकास करेंगे। अरे भैया, आज क्या कर रहे हो ये बताओ। 3 साल आपकी सरकार को हो गया, इससे पहले भी कोई ऐसी कोई नई नवीली दुल्हन तो है नहीं है सरकार। इससे पहले भी 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी। तब आपने यहाँ पर युवाओं के लिए क्या किया था, उनके स्किल के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके उन्नयन के लिए आपने क्या किया। महिलाओं के लिए महतारी वंदन के बड़ा बड़ा डींग हाँक रहे हैं। महतारी वंदन में 1000 दे के आज महिलाओं के किचन का बोझ, उनके एक गृहस्थी का जो बोझ इन्होंने 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया। इसको पूरी दुनिया देख रही है और ये जनता महसूस भी कर रही है। और रही बात, आज भी इनकी कोई, मैं पहले ही कहा कि उपलब्धियां ऐसी कुछ बताने को है नहीं, केवल और केवल जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इनकी ना कोई आर्थिक नीति का कोई अता पता नहीं है। और ये रही बात, ये कर्ज की बात कर रहे थे, कांग्रेस के समय का तो इन्होंने कर्ज बता दिया। उसके बाद ये कर्ज कम हुआ है कि कितने गुना बढ़ा, इसका भी आंकड़ा प्रस्तुत करते भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता। तो इस तरह से केवल बात करने के नहीं, और जिस तरह से आज भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में आज आखंड तक ये सरकार डूबी हुई है, और विकास की बात, और अभी स्क्रीन पे बड़ी बड़ी बात करने वाले मंत्री ओपी चौधरी, जो खुद भी एक आईएएस रह चुके हैं, जो छत्तीसगढ़ में जो एक रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था छत्तीसगढ़ का, उसको बंद करके उन्होंने जेम पोर्टल चालू किया। और जेम पोर्टल आज भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। और जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार कमीशन खोरी और भ्रष्टाचारी हो रही है, उसको छुपाने के लिए जिस तरह से, चाहे वो डीओ ऑफिस में आग में दस्तावेज जलकर खाक हो रहे हैं या आबकारी विभाग में, तो इसे जनता देख रही है। आज इनके जो बजट है इसमें किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। तो इसके लिए ये पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो संगठन हो चाहे वो सत्ता, वो भूमिका बांध रही है कि हम एक दीर्घकालिक बजट बना रहे हैं, हम 2047 का बता रहे हैं, 2047 में सोने की चिड़िया बना दें। इस तरह का सपना जैसे नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया था 2014 के चुनाव में, जनता का भारी मत हासिल किया था कि हम महंगाई कम कर देंगे। आज उसका क्या नतीजा निकला है? 2014 के से आज 2026 आ गई है, महंगाई 6 गुना हो गई है, बेरोजगारी 4 गुना हो गई है, रुपया सैकड़ों के उस डॉलर का रेट से रुपया हमारा
सैकड़ों के छूने की कगार पे है, तो इसमें तो कहीं कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें और ये डींगे हाँकने और जनता को दिग्भ्रमित करने से कुछ नहीं होता है। इनका कहीं भी कोई किसी तरह का कोई विजन नहीं है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि जो आने वाला बजट, इसमें भी छत्तीसगढ़ के लिए, उनकी जनता के लिए, राहत के लिए नहीं होगा। केवल और केवल अगर राहत दी जाएगी तो इनके जो पूंजीपति मित्र हैं, जिनके हाथों में पूरा देश से लेकर प्रदेश को बैठने की कवायद चल रही है, केवल उनके लिए कैसे नए तरीके से रास्ता खुले जा सके, कैसे जनता की जेब काटे जा सके। और ये जो कर्जे को जो बढ़ा रहे हैं, ये कर्जा कोई सरकार नहीं बढ़ा रही है, वो कहीं ना कहीं जनता की जेब काटकर उस कर्जे को बढ़ाया जाएगा। तो जनता की जेब कैसी काटी जाए, आखिर इस पे अभी पूरा ध्यान ओपी चौधरी जी पैसा का आ कहां से रहा है, खर्च कहां हो रहा है, और यही बजट है कि ये बात जनता को साफ तौर पर बता दी जाए। समझ में जनता को कई बार ये चीजें नहीं आती, हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर तपेश गुप्ता जी से, कांग्रेस भाजपा का अपना अपना स्टैंड है गुप्ता जी, लेकिन हम स्पेस कितना देखते हैं छत्तीसगढ़ में, किस तरीके का बजट संभावनाओं का आ सकता है, कहां पर स्पेस है जहां पर फोकस बढ़ सकता है? राज्य का बजट निश्चित तौर पे इस बार विकास का बजट होगा। पहले समय एक संघर्ष का बजट था, जिस प्रकार से सरकार के पास आर्थिक हालात मिले थे, उससे जूझते हुए कुछ मरम्मत के कार्य करने थे, विकास के कार्य को शुरुआती तौर पे लेना था हाथों में। तो इस बार का बजट पिछले वर्ष की योजनाओं को निरंतरता प्रदान करने वाला एक बिंदु रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि ये विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। अब कुछ नई योजनाएं और परिकल्पनाएं ये सरकार के पास आई है, उसको लेके करेंगे। जैसे कि आप दोनों की बातों से सुन के कह रहे हैं, कहीं न कहीं 2047 का मुद्दा आ रहा है। 2047 का मुद्दा आने का मतलब ये है, लॉन्ग टर्म प्लान, दीर्घकालीन योजना बन रही है, तो उससे विकास का कार्य होगा। और उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो योजना चल रही है, उसके अंतर्गत कौशल विकास, उद्यमिता विकास, उद्योग को शिक्षा के साथ जोड़ने की नीति, इन चीज़ों पर सर्वाधिक फोकस किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार करने, महिलाओं और बच्चों को सुविधाएं देने की योजनाओं पर विकास के कार्य के साथ साथ अब नक्सली मुक्त हो रहा है राज्य, तो वहाँ पे विकास के लिए तो आदिवासी क्षेत्र में, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की कुछ नई योजना और परिकल्पनाएं आएंगी। रोजगार के अवसर तभी बन पाएंगे जब हम युवकों के लिए कोई कौशल विकास की योजना या कोई प्रशिक्षण संबंधी कार्य ये करें और कुछ विज्ञापन करें। तो उसकी योजनाएं सरकार की पाइपलाइन में है, कुछ विज्ञापन जारी हो सकते हैं, कुछ स्वीकृति की घोषणाएं भी इसमें हो सकती है। शिक्षकों की पदोन्नति हो रही है, प्राध्यापकों की पदोन्नति हो रही है, तो यहाँ पे भी जो खाली जगह बचे हैं उनके भरने की योजनाएं और नीति स्पष्ट की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक अफवाह चल रही थी कि विद्युत शुल्क में वृद्धि किए जाने की सरकार की योजना है। मैं नहीं मानता कि ये सरकार विद्युत शुल्क में वृद्धि करने की बात करेगी, बल्कि सौर ऊर्जा योजना जो है उसका शायद विस्तार हो, ताकि विद्युत का जितना कम कंजम्पशन नागरिक करेगा उतना अधिक विद्युत उद्योग को बेचकर कमाया जा सकता है। इस कारण इस योजना के लिए भी सरकार प्राथमिकता को ध्यान में रखकर कार्य करेगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू कि संचार के साधनों में क्रांति लाए बिना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्रांति लाए बिना विकास की कल्पना कठिन होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके लिए भी सरकार की कोई योजना और नीति आएगी, ताकि थोड़े बहुत जो अपराध हो रहे हैं, कमिश्नरेट बन गया है रायपुर, तो उसमें जो चीजें छन के आ रही है उनको कहीं ना कहीं एक विधिक रूप में सही दिशा देने की कोशिश होगी। क्योंकि सरकार की एक परिकल्पना थी कि हम ये रायपुर को पुलिस कमिश्नरेट में बदलें, वो इन्होंने बदला है, तो मेरे ख्याल से इस पर भी फोकस होगा। और शायद 1-2 साल में यह रायपुर के अतिरिक्त बिलासपुर में, दुर्ग में भी ऐसा कमिश्नरेट बना के विकास की योजना और एक कहा जाए आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जाए। ठीक है। और जब दूरगामी और दीर्घकालीन योजनाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो वर्तमान पर फोकस कम हो जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या इस बजट में भी वैसे ही रहेगा? क्या 23 में भी ऐसी कुछ स्थिति थी? नहीं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा जो योजना चल रही थी उसमें निरंतरता रहेगी, क्योंकि सरकार के व्यवहार और बातचीत से या कहीं ऐसे परिरक्षित नहीं हो रही है कि किसी योजना को बंद करने वाली है या उस योजना में कटौती करने वाली है, ऐसे कई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास
जिस प्रकार से प्रशासनिक कसावट आई, भ्रष्टाचार पे लगाम लगा, तो एक्साइज में भी बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, जीएसटी में बहुत पैसा कलेक्शन हो रहा है। तो जैसे पैसा कलेक्शन होगा तो सरकार के पास आने वाला पैसा जो है समाज कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा व्यय होगा। तो मुझे विश्वास है कि ये सरकार बढ़ने वाली आय के अनुरूप ही व्यय को करेगी। फिर ये डबल इंजन की सरकार है। कोई राजनीतिक चाहे कुछ भी कहे, पर यह बात मैं जानता हूं, जब केंद्र में और राज्य में सरकार होती है तो ऊपर से भी कुछ संरक्षण मिलते हैं, उसका लाभ प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त होता है, चाहे कोई भी प्रदेश हो। तो निश्चित तौर पे वह लाभ भी इस राज्य को प्राप्त होगा और ये बजट एक कल्याणकारी योजना के रूप में प्रस्तुत होगा। चलिए, और जब आय की बात होती है तो सरकार कई बार आय प्राप्त करने के लिए कर्ज लेती है, जो कि सारिक रईस खान जी ने भी पॉइंट के रूप में उठाया। क्या कर्ज ही बड़ा आय का साधन बन गया है? उसी से कर्ज लेकर ही आप लोग खर्च कर रहे हैं, और बार बार सवाल यही उठता है कि कर्ज लेकर घी पी रही है सरकार। देखिए मोहन जी, जो नियम के तहत कर्ज होता है वो हर राज्य सरकार कर्ज लेती है। छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हम केंद्र के बजट को जीडीपी से आंकते हैं, छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी से, हम जीएसडीपी कहते हैं, उसके आधार पे उसका पैमाना है। अगर उसके नीचे तक हम कर्ज ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टेट लेते हैं, वो तो नहीं, आप नुस्खा नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी का अगर कार्यकाल आप उठा के देख लेंगे तो उन्होंने उस लिमिट को भी क्रॉस कर दिया था मोहन जी पहले अपने अंदर। अब छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं मोहन जी कि ये जब छत्तीसगढ़ 2001 में बना तब बजट कितना था? 5,700 करोड़। लेकिन जब रमन सिंह जी छोड़ के गए 2018 में तो ये बजट बढ़ के हो गया 83,169 करोड़ का। इतना हाई जंप, इतने तेज गति से विकास किसी ने इस प्रदेश का किया है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और भी जब ये फिर से आए सत्ता में 83,000 से 1 लाख, लास्ट बजट जब पेश किए थे 1,02,000 करोड़ का बजट था। उसके बाद केवल 2 सालों में मोहन जी 1,65,000 करोड़ का बजट, पिछला बजट मोहन जी ओपी चौधरी वित्त मंत्री जी ने पेश किया। तो तेज गति जब ये जो पैसे जो आएंगे ना, बजट बढ़ रहा है, ये इसी का जो तापेश जी ने बात उठाई, भ्रष्टाचार और लीकेज हर जगह हर विभाग में भ्रष्टाचार होता, तो छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए पैसा लगना था, कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के जेब में जा रहा था। 1 लाख करोड़ से, जैसे पहले भी कहा, 1 लाख करोड़ से ऊपर की राशि भ्रष्टाचार की बेट चढ़ गई। अगर वही पैसा जनता के हित में लगता तो छत्तीसगढ़ तेज गति से विकास करता। ठीक है, सीधा सवाल अब सारिक रईस खान जी से, इनके और आप में यही फर्क है कि इन्होंने कुछ लीकेज को बंद किया है, भ्रष्टाचार नहीं होने की वजह से जनहित में ज्यादा खर्च हो रहा है। लीकेज को बंद तो किया है कि नहीं किया है, इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता भाई। ये भारतीय जनता पार्टी है, मैं बीच में नहीं बोला भाई, मैं अभी बोल रहा था, कोई उदाहरण की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ। दो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? ये क्या बात हुई? बता रहे हैं, मैं सुन रहा था, सुनने की हिम्मत ना करो, मैं बता रहा हूँ भाई। एक तो आप हास्यास्पद तर्क देते हो कि 2000 में जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तब का बजट, अरे भाई उस समय मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ था और वो रेवेन्यू जाता था। अरे रेवेन्यू सिंह कोई रमन सिंह जी ने अपने घर में आम की बगिया टाइप लगा के नहीं उगाया था। ये छत्तीसगढ़ में जो खदानें थी, जो बीच में क्यों बोल रहे हो यार? आपको बोलने का क्या, मैं आपके बीच में बोला, जवाब देते नहीं बनता, विकास को लेकर बातें नहीं होती। आज भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई ये है कि इनके पास युवाओं को, देखिए युवाओं को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट कहां से देंगे? जब उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। युवाओं की शिक्षा के लिए तो कोई किसी भी तरह का कोई विजन नहीं है। शिक्षा विभाग पूरा ठप पड़ गया है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में किस तरह के कारनामे हो रहा है, लगातार उसमें अरे वो ढप होगा। फिर बता दे कैसे शिक्षा, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके बीच में आरोप लगा रहे हैं, आरोप को सारे का मानता हूं भाई कि आरोप यहाँ पर नहीं, ये गलत बात मोहन जी, इस तरह की बात नहीं हो सकती है। नहीं ठीक है, सवाल ये क्यों सवाल पूछेंगे आप? जैसे अभी हमारे गुप्ता जी ने बताया, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। जनता की अपेक्षा हो चाहे विपक्ष की अपेक्षा हो, सबकी अपेक्षा इनसे रह गया, जवाब भी इनको ही देना पड़ेगा। ये कोई हमसे सवाल करने या जवाब करने का इनके कोई अधिकार नहीं है। तो लगातार बात होती है जहां पर आज किसानों को नकली यूरिया, नकली खाद और नकली क्या उसके संकट से जूझ रहे हैं। किसी भी तरह से आज किसान कर्जे से परेशान है। आज किसानों को सिंचाई की विस्तार के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं हो रही है। जैसे मनरेगा जैसा जो कानून है, जिसके माध्यम से पंचायतों को अधिकार था, कोरोना जैसे आर्थिक संकट के समय में भी जिस मनरेगा के कानून के माध्यम से लोगों को उनके घर में 100 दिन से, बल्कि 100 दिन से ज्यादा का ही निश्चित रोजगार मिलता था, आज उस कानून को केंद्र सरकार तोड़ मरोड़ के अपनी राजनीति के लिए नाम बदलकर वो उसको छीनना चाह रही है, अधिकार केंद्र के हाथ में लेना चाह रही है। तो इस तरह की तो बात है, इनका विजन है। आज जैसा, और दूसरी बात, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई किसी तरह की कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है। जो शराबबंदी की बात करते थे कांग्रेस सरकार के समय में, शराबबंदी को लेकर
ये लगातार धरना प्रदर्शन करते थे। आज वही शराब के लाइसेंस फीस को कम किया जा रहा है, दुकानों को बढ़ाया जा रहा है, ये शराब में राजस्व बढ़ाकर सरकार चलाना चाह रहे हैं। आज बिजली बिल से जनता त्रस्त है, स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोगों का, जनता का जेब काटा जा रहा है, लूट हो रही है। एक तरह से यह संगठित लूट है जो सरकार के प्रायोजन में हो रही है। और नई बात जो सोलर ऊर्जा की बात आदरणीय गुप्ता जी ने कहा है, तो उसके बारे में भी मैं बोल लूं कि आज जनता के बीच में जाकर देख लीजिए, लगातार ये बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो 5 गुना 10 गुना ज्यादा बिल आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सोलर प्लांट लगाने, और सोलर प्लांट किसका प्रमोट किया जा रहा है, इनके जो कृपा पात्र या प्रिय पात्र जो अडानी है, उनके जो सोलर पैनल है उसको सरकार और बिजली विभाग के अधिकारी छत्तीसगढ़ के प्रमोट कर रहे हैं। तो ये तो इनका विजन है, ये क्या जनता के लिए दीर्घकालिक विजन की बात करें, राहत की जरूरत होती है। कुछ आरोप हैं जो कि सरकार को भी झेलने पड़ेंगे। मैं तो कांग्रेस प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, मोदी जी विकास करे, मोदी जी रोड बनाए तो अडानी अंबानी के लिए बन रहा है। मोदी जी बजट पेश करे, केंद्र सरकार पे बचत के तो बजट, भैया आपके कर्नाटक के सरकार ने काम दिया, तेलंगाना के सरकार ने काम दिया, वो वेस्ट बंगाल की सरकार ने काम दिया, यानी क्या विषय लाते हैं? मैंने यही पूछ रहा हूँ, तर्क क्या है बताइए तो। कुछ तर्क नहीं है। अडानी अंबानी यही बस आता है, यही सिखाया गया कि जाके बोलिए अडानी अंबानी, ऐसा नहीं होता है। वो तर्क पे बात करिए। आप अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो कुछ तथ्य होने चाहिए। जैसे मैं तो आंकड़े के साथ बता रहा हूँ, फैक्ट फिगर के साथ, आप भी कुछ बताइए। ऐसे कुछ नहीं है, हवा हवाई चल रहा है, पूरी पार्टी हवा हवाई चल रही। मोहन जी, किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या बोलना है, क्या नहीं करना है, कुछ पता ही नहीं है। अब आप बजट में बोल रहे, बजट में बताइए ना भाई, कैसे नहीं हुआ? 1,02,000 करोड़ से बढ़ के 1,65,000 करोड़ हो गया, तो ये वृद्धि नहीं हुई तो क्या हुई भाई? अब तो कहां से आई है? भारतीय जनता पार्टी संगठन ने पसंद दिया क्या? अरे भैया जनता का पैसा जनता की हित में लग रहा है, जनता का पैसा कह रहा हूं मैं अभी। अब आखिरी चरण में है तो एक टिप्पणी फिर से गुप्ता जी के लिए। गुप्ता जी, ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा सेक्टर है जो कि अब तक 2 बजटों में पीछे छूटा हुआ था, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान दिया जाए तो थोड़ा और बैलेंस बढ़िया हो जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत शिक्षा के क्षेत्र में देने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से शिक्षा में गिरावट आई थी, लंबे समय से पाठ्यक्रम में संशोधन नहीं किया गया था। 1986 से जो परिवर्तन हुआ था वो 2000 में आके परिवर्तित हुआ है। एक लंबे समय तक इतना कंप्यूटराइजेशन हो गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, इतने सब सब्जेक्ट के आने के बाद भी विषय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो हमारे युवकों को वो अवसर ही कहाँ मिल रहा था? अब ये शिक्षा में अभी आने के बाद, वह भी बाद में लागू हुआ, 2023 से समग्र रूप से लागू होना शुरू हुआ ये। तो ये इसका लाभ धीरे धीरे प्राप्त होगा। कोई भी चीज़ जो होता है एकदम से, शिक्षा का ऐसा नहीं है कि वो खांसी सर्दी खांसी की दवा है जो दिन में 3 बार खाए तो राहत मिली कि नहीं पूछ ले, ये ऐसा नहीं होता। इससे थोड़ा समय लगता है। समाज कल्याणकारी योजनाएं हैं, महिलाओं को पैसा मिला, वो अपने परिवार के कुछ प्राथमिक आवश्यकताओं पर व्यय किया, आज धीरे से अब उसको संचय क्यों ला रहे हैं, परिवार इससे संगठित होगा, पोषित होगा। तो योजनाओं को समझ के बात करना एक अलग बात है। राजनीतिक दृष्टिकोण से पक्ष और विपक्ष के मतभेद हो सकते हैं, पर यह बात सच है कि प्रदेश में प्रगति का क्रम जारी है और बजट का जिस प्रकार से क्रम आ रहा है, देखिए, अगर बजट बुरा हो, भला हो, योजनाएं अच्छी हो या ना हो, इसके हर चुनाव में परिणाम दिखते हैं। ठीक है। जब आप इसे लापरवाही करते हैं तो जनता ठुकराती है। जब तक आपको जनता नहीं ठुकरा रही है तब तक उसका विश्वास रहता है और योजनाएं संचालित होती रहती है, तो विकास का क्रम और प्रगति का क्रम जारी रहता है। तो यह बजट इस बार का विकास पर केंद्रित होगा और दीर्घकालीन योजनाओं पर केंद्रित होगा, मैं यही बात कहूँगा। चलिए, दीर्घकालीन योजनाओं पर केंद्रित होने का कई बार माइनस पॉइंट भी होता है। वासु जी, पूरी बात समझा दीजिए जनता को। मोहन जी, दीर्घकालीन योजना भी, क्योंकि देश आगे आगे जाएगा 2047 में, क्योंकि 100 साल देश को आजाद हुए हो जाएंगे, तो उस समय का भारत अच्छा भारत हो, सारे विकसित भारत हो, इसकी परिकल्पना सोचने की गलत बात क्या है इसमें? मुझे तो समझ से परे। यानी ये कह देना कि 2047 में, ऐसा नहीं कि 2047 की बात करें 2047 में काम होगा। यानी कांग्रेस पार्टी में छोटी सी बात, कुछ जो त्वरित लाभ है वो भी नहीं, त्वरित लाभ जनता को कैसे नहीं मिल रहे मेरे को बताइए भैया। लाखों लोगों, करोड़ों लोग को आवास मिल गया, प्रधानमंत्री आवास, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा लोगों को मिल रहा है। कोई कल्पना कर सकता था घर में शौचालय बन गए, बना के दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं,
लगातार काम हो रहा है। मोहन जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, ये लोग कैसे भ्रम फैलाते हैं। जल्दी वीपी राम, छोटी सी वीपी राम जी योजना में कैसे भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के समय 100 दिन की गारंटी योजना थी, बहुत कोट कर रहा हूं मैं, 100 दिन की गारंटी योजना थी कांग्रेस। ये मनरेगा के कानून में कहते थे। अब मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के वक्ता को, 50 दिन से 51 दिन से ज्यादा किसी को रोजगार मिला हुआ बता दे। इसमें 125 दिन की गारंटी है, अगर एक हफ्ता में पैसा नहीं मिलेगा तो उसको ब्याज के साथ मिलेगा। कांग्रेस में ऐसी कोई गारंटी नहीं थी, इसीलिए वीपी राम जी योजना मजदूरों के लिए हित की योजना है। ये लाभ दिखेगा। चलिए, समय नहीं है, लेकिन एक हवा का रुख के हिसाब से हमने बजट को तोलने की कोशिश की है। बजट 24 तारीख को आएगा, तो अब एक बार फिर से बहस करेंगे, इन्हीं प्रवक्ताओं से बातचीत करेंगे तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। समय नहीं है सारिक भाई, नहीं तो आपको और मौका देते, लेकिन आपने काफ़ी हद तक बता दिया है कि बजट में क्या होना चाहिए। चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ सारिक रईस खान जी जुड़े, उनका धन्यवाद। वासु शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और तपेश जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।